प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रेज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस शिखर सम्मेलन को किया संबोधित। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के उत्तरदायी उपयोग पर दिया जोर। प्रदेश के जोधपुर, बीकानेर, कोटा और भरतपुर संभाग के नगरीय क्षेत्रों को मिली 1371 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं की सौगात। नगरीय विकास मंत्री ने वीसी के जरिए किया लोकार्पण। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रदेश में कोरोना संक्रमण और के जन आंदोलन की समीक्षा की। कहा, प्रदेश में जन आंदोलन नो मास्क नो एंट्री अभियान का लोगों के बीच हो रहा है अच्छा खासा असर। अलवर जिले के थानागाजी सामूहिक दुष्कर्म मामले में स्पेशल जज ST/SC न्यायालय ने 5 आरोपियों को दिया दोषी करार। थोड़ी ही देर में फैसला आने की है संभावना। और प्रदेश में पंचायत राज संस्थानों के तीसरे चरण के तहत मतदान जारी। मतदान के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का रखा जा रहा है विशेष ध्यान। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का DD राजस्थान पर। दोपहर 12 बजे के इस प्रादेशिक बुलेटिन में आपके साथ मैं हूं मुझे। मुख्य समाचारों के बाद आइए बुलेटिन में समाचार जानते हैं विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के उत्तरदायी उपयोग और असामाजिक तत्वों द्वारा इसके गलत इस्तेमाल से विश्व की रक्षा पर बल दिया है। प्रधानमंत्री ने कहा है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के इस्तेमाल के प्रति भरोसा स्थापित करने के लिए गणना संबंधी पारदर्शिता बहुत महत्वपूर्ण है। रेस 2020 का आयोजन कर रहे हैं। ये दुनिया में अपनी किस्म का पहला सम्मेलन है जिसमें दुनिया के 125 देशों के विशेषज्ञ सामाजिक बदलाव, समावेश और सामाजिक सशक्तिकरण में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की भूमिका पर चर्चा करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार को इस वर्चुअल सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। RAISE 2020 एक ऐसा वैश्विक मंच होगा जहां कुल 44 सत्रों के दौरान सामाजिक बदलाव समेत स्वास्थ्य, कृषि, शिक्षा व स्मार्ट मोबिलिटी आदि क्षेत्रों में AI के इस्तेमाल की संभावनाओं पर दुनिया भर के विशेषज्ञ विचारों का आदान प्रदान करेंगे। आयोजन में विश्व उद्योग जगत के प्रमुखों के साथ साथ जाने माने विचारक, सरकारी प्रतिनिधियों और शिक्षा जगत के क्षेत्रों से लोगों की भाग लेने की संभावना है। राज्य सरकार की ओर से जोधपुर, बीकानेर, कोटा और भरतपुर संभाग के नगरीय क्षेत्रों को 1371 करोड़ रुपए से अधिक की राशि की विकास परियोजनाओं की सौगात मिली। प्रदेश के नगरीय विकास मंत्री शांति धारीवाल ने मुख्यमंत्री निवास से एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से इन परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इन परियोजनाओं में जल प्रदाय, सीवरेज, ड्रेनेज और पार्क आदि विकास कार्य शामिल हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा है कि राज्य सरकार की ओर से प्रदेश में शुरू किए गए कोरोना के विरुद्ध जन आंदोलन नो मास्क नो एंट्री अभियान का लोगों के बीच अच्छा खासा असर हो रहा है। लोग मास्क पहनने और उचित दूरी की पालना के साथ मास्क वितरण में काम में भी बढ़ चढ़कर सहयोग कर रहे हैं। मुख्यमंत्री गहलोत ने कल जयपुर में प्रदेश में कोरोना संक्रमण की स्थिति और जन आंदोलन की समीक्षा बैठक की। उन्होंने निर्देश दिए कि इस अभियान के दौरान वितरित किए जा रहे मास्क गुणवत्ता युक्त हों ताकि संक्रमण को रोकने का उद्देश्य पूरा हो सके। इधर प्रदेश में कल कोरोना के 2165 नए मामले सामने आए। इन्हें मिलाकर अब यहां कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 1,46,195 पहुंच गया है, जबकि 14 और कोरोना मरीजों की मौत के बाद इस महामारी से मरने वालों की तादाद भी 1,559 हो गई है। वहीं दूसरी तरफ प्रदेश में कोरोना में एक ही दिन में 2,090 मरीज रिकवर हुए। इन्हें मिलाकर प्रदेश में अब तक 1,23,421 मरीज रिकवर हो चुके हैं। इसके बावजूद प्रदेश में अभी भी 21,215 एक्टिव मरीज मौजूद हैं। इधर चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग से प्राप्त आंकड़ों के अनुसार सर्वाधिक 450 कोरोना संक्रमित मरीज जयपुर जिले में सामने आए। वहीं बीते 24 घंटे में जोधपुर में 365, बीकानेर में 273, अलवर में 190, अजमेर में 112, भीलवाड़ा में 109 नए संक्रमित मरीज मिले हैं। इधर सीकर जिले के प्रभारी मंत्री सुभाष गर्ग ने सीकर नगर परिषद में आयोजित कोरोना जागरूकता अभियान का विधिवत शुभारंभ किया। इस मौके पर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा भी मौजूद रहे। कोरोना से बचाव की जारी गाइडलाइंस की पालना जरूरी है। उन्होंने लोगों से आह्वान किया कि इसके लिए लोगों को स्वयं आगे आना चाहिए। ग्राम पंचायत में
कोरोना के विरुद्ध हमें लड़ाई लड़े, जन आंदोलन का आगाज करें और उस रूप में जो 3 बातें हैं कि पहले कि कोई भी व्यक्ति बिना मास्क के कम से कम 1 माह, जो अक्टूबर का महीना इसके लिए तय किया गया, कि कोई भी व्यक्ति अपने घर से या कार्यालय से बिना मास्क के बाहर ना निकले, सोशल डिस्टेंसिंग रखे और तीसरा बार बार जो है हाथों को सैनिटाइज करे, हाथ से धोए, फेस को धोए। ये 3 बातों को लेकर के हम 6 विभागों के माध्यम से, जो सरकार के विभाग है, यूडीएस डिपार्टमेंट, स्कूल एजुकेशन, टेक्निकल एजुकेशन, कॉलेज एजुकेशन, महिला बाल विकास, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, इसके माध्यम से 6 विभागों के समन्वित प्रयास से एक प्रयास किया गया है सारे जिलों में, जिसकी आगाज 3 जो है अक्टूबर से कर दी गई। और उस रूप में मैं स्वयं भी कल जो है झुंझुनू में किया, आज यहाँ सीकर में। अवेयर करना है, जन चेतना फैलानी है, लोगों में जागरूकता फैलानी है कि बिना मास्क के बाहर नहीं निकलें, सोशल डिस्टेंसिंग अपनाएं, हाथ साबुन से धोएं। यही एकमात्र इस संक्रमण से रोकने का, बचने का इलाज है। इसी के तहत आज हमारे प्रभारी मंत्री आदरणीय सुभाष जी गर्ग साहब, जो तकनीकी शिक्षा राज्य मंत्री हैं, वो आए हैं। सारे जनप्रतिनिधि, सुरेश मोदी जी, वीरेंद्र सिंह जी एमएलए साहब और तमाम लोगों ने जिला प्रशासन के साथ मिलकर के इस आगाज की है। राज्य सरकार द्वारा प्रदेश में बढ़ते कोरोना के मामलों की कोरोना के विरुद्ध जन आंदोलन और नो मास्क नो एंट्री जैसे अभियान चलाए जा रहे हैं। सरकार का ये मानना है कि जब तक वैक्सीन नहीं आता तब तक बचाव के लिए मास्क ही बेहतर उपाय है। इस संबंध में जनाना अस्पताल के अधीक्षक डॉक्टर पुष्पा नागर का कहना है कि कोरोना सहित किसी भी बीमारी में बचाव ही सर्वोत्तम उपाय है और उन्होंने कहा कि सरकार इस अभियान में आमजन भी सहयोग कर रही है। वैश्विक महामारी कोविड-19, जिसका कहर संपूर्ण मानव जाति को अपनी आगोश में ले चुका है। टीका या दवाई उपलब्ध होने तक महामारी के खिलाफ मानवता की जंग जारी है। ऐसे में सबसे जरूरी है सावधानी और बचाव। फेस मास्क कोरोना से रोकथाम का सबसे प्रभावी उपाय साबित हुआ है। विश्व स्वास्थ्य संगठन और विशेषज्ञों की शोध का भी यही निष्कर्ष है कि मास्क से मुंह और नाक को अच्छी तरह ढककर कोरोना संक्रमण को कम किया जा सकता है। कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए मास्क पहनने के साथ ही जरूरी है मास्क को सही तरीके से पहनना। बहुत से लोग मास्क से नाक और मुंह को सही तरीके से नहीं ढकते हैं, जिससे संक्रमण का खतरा बना रहता है। बिना मास्क या फेस कवर के घर से बाहर निकलने की अभी कल्पना करना भी सही नहीं है। जुड़िए डीडी न्यूज की खास मुहिम मास्क अप इंडिया के साथ। मास्क पहने और अपने मुंह और नाक को अच्छी तरह ढके। अपने परिवार के सदस्यों और दोस्तों को मास्क पहनने के लिए कहें। मास्क अप इंडिया, मास्क अप इंडिया। डीडी न्यूज के माध्यम से सबको बताना है, कोरोना को हराना है, मास्क जरूर लगाना है। मास्क अप इंडिया, मास्क अप इंडिया, मास्क अप इंडिया। जब तक वैक्सीन नहीं आता है, मास्क ही एक वैक्सीन का सब्स्टिट्यूट माना जा सकता है। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। डीसीपी ईस्ट राहुल प्रकाश ने जयपुर में अजमेरी गेट स्थित यादगार में कोरोना से बचाव से संबंधित पोस्टर का विमोचन किया। इसके साथ ही वाहन चालकों को मास्क और सैनिटाइजर भी वितरित किए। साथ ही उन्हें घर से बाहर निकलने से पहले मास्क लगाकर निकलने की समझाइश भी की गई। का जो संक्रमण बढ़ रहा है उसको रोकने को लेकर के जो भी सुझाव आए हैं वो सभी यही बताते हैं कि मास्क जो है वो एकमात्र वैक्सीन के तौर पे भी उपलब्ध है। या जो भी ये चुनौती हमारे सामने, उससे निपटने का एक ही तरीका है कि हम लोग सभी लोग मास्क लगाएं और इसको लेकर के लगातार मीडिया के माध्यम से लोगों तक इसकी जागरूकता की जा रही है। अभी मास्क ही वैक्सीन है और नो मास्क नो एंट्री। मास्क ही एकमात्र आज की तारीख में वैक्सीन उपलब्ध है। बढ़ते हुए कोरोना संक्रमण से अपने आप को और अपने परिवार को बचाने के लिए मास्क अनिवार्य है। उसी के क्रम में हमने अपने ऑफिस से भी इसकी शुरुआत करी, नो मास्क नो एंट्री, और जो पेनल्टी का प्रोविज़न है उसके तहत भी
जागरूकता के तहत और पीनल प्रोविजन के तहत, ये अभियान के तहत यदि जो मास्क नहीं पहन रहे हैं उनके खिलाफ हम लगातार कार्रवाई भी कर रहे हैं। राज्य के चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा कल टोंक जिले के दौरे पर रहे। इस दौरान उन्होंने यहां के देवली अस्पताल में चिकित्सा व्यवस्थाओं का जायजा भी लिया। इसके अलावा उन्होंने कोरोना के खिलाफ जन आंदोलन नो मास्क नो एंट्री की शुरुआत कर जागरूकता रैली को रवाना किया। इसके बाद चिकित्सा मंत्री ने जिले में चल रहे विकास कार्यों को लेकर अधिकारियों के साथ बैठक भी की। तो कोरोना की महामारी से हम बच सकते हैं। इसको आंदोलन के रूप में सारे विपक्षी दलों के नेताओं से बात करने के बाद एक गैर राजनीतिक आंदोलन के रूप में पूरे राजस्थान में ये लॉन्च हुआ है। सभी मंत्री अपने अपने प्रभार वाले जिलों में गए। और अब बात अपनी सुरक्षा की। कोविड-19 से बचाव की ओर डीडी न्यूज़ की खास मुहिम मास्क अप इंडिया को देखते हैं। क्या है ये खास पहल? वैश्विक महामारी कोविड-19 जिसका कहर संपूर्ण मानव जाति को अपनी आगोश में ले चुका है। टीका या दवाई उपलब्ध होने तक महामारी के खिलाफ मानवता की जंग जारी है। ऐसे में सबसे जरूरी है सावधानी और बचाव। फेस मास्क कोरोना से रोकथाम का सबसे प्रभावी उपाय साबित हुआ है। विश्व स्वास्थ्य संगठन और विशेषज्ञों की शोध का भी यही निष्कर्ष है कि मास्क से मुंह और नाक को अच्छी तरह ढककर कोरोना संक्रमण को कम किया जा सकता है। कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए मास्क पहनने के साथ ही जरूरी है मास्क को सही तरीके से पहनना। बहुत से लोग मास्क से नाक और मुंह को सही तरीके से नहीं ढकते हैं, जिससे संक्रमण का खतरा बना रहता है। बिना मास्क या फेस कवर के घर से बाहर निकलने की अभी कल्पना करना भी सही नहीं है। जुड़िए डीडी न्यूज़ की खास मुहिम मास्क अप इंडिया के साथ। मास्क पहने और अपने मुंह और नाक को अच्छी तरह ढकें। अपने परिवार के सदस्यों और दोस्तों को मास्क पहनने के लिए कहें। मास्क अप इंडिया। मास्क अप इंडिया। डीडी न्यूज़ के माध्यम से सबको बताना है, कोरोना को हराना है, मास्क जरूर लगाना है। मास्क अप इंडिया। मास्क अप इंडिया। मास्क अप इंडिया। आप भी हमारी इस मुहिम में जुड़िए। ज़्यादा से ज़्यादा मास्क का इस्तेमाल खुद भी करें और दूसरों को भी प्रेरित करें ताकि हम सुरक्षा का तोहफा दूसरों तक ज़रूर पहुंचाएं। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। प्रदेश में बढ़ते महिला और दलित अपराध को लेकर भाजपा की ओर से कुल सभी जिला मुख्यालयों पर हल्ला बोल कार्यक्रम के तहत सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया गया। जयपुर में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सतीश पूनिया के नेतृत्व में भाजपा कार्यकर्ता पैदल मार्च निकालते हुए सिविल लाइन फाटक पहुंचे, जहां उन्होंने राज्य सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान पुलिस ने डॉक्टर पूनिया सहित कई कार्यकर्ताओं को हिरासत में भी लिया। डॉक्टर सतीश पूनिया ने कहा कि प्रदेश में महिला और दलित अत्याचार का ग्राफ लगातार बढ़ता जा रहा है। आंदोलन का भी आगाज है और इस सरकार को जब तक कुर्सी से भागना नहीं पड़े तब तक ये अंजाम होगा। दुष्कर्म पीड़ितों की, माताओं बहनों की बददुआएं सरकार को लगेगी। पूरे तरीके से सरकार का इकबाल खत्म हो गया ऐसा लगता है। हाँ, निश्चित रूप से हम गवर्नर के पास जाएंगे, उनको ये हस्तक्षेप की मांग करेंगे। प्रदेश के बूंदी जिले में भी भाजपा की ओर से स्थानीय जनप्रतिनिधियों के नेतृत्व में हल्ला बोल प्रदर्शन किया गया। प्रदेश में अपराधों में लगातार हो रही बढ़ोतरी और दुष्कर्म के मामलों को लेकर किए गए इस प्रदर्शन में बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ता मौजूद रहे। कि महिलाओं के खिलाफ हो रहा अनाचार, दुराचार और दुष्कर्म, इन सब को लेकर आज भारतीय जनता पार्टी के द्वारा ज्ञापन का कार्यक्रम था। उस ज्ञापन को अंदर तक जिलाधीश महोदय तक पहुंचाने में हम सब बहनें जाना चाहते थे, हमारे पदाधिकारी जिलाध्यक्ष जी, प्रभारी जी जाना चाहते थे, लेकिन हमें रोका गया। ये प्रशासन की सरकार के खिलाफ एक साजिश है। प्रशासन कहीं न कहीं और सरकार को बदनाम कर रहा है। सरकार पहले ही बदनाम हो रही है और महिलाओं के ऊपर इतने अत्याचार होने के बावजूद भी आज हमारे साथ किस तरह का भेदभाव किया है। हमें बाहर रोका गया है, हमने ज्ञापन को बाहर दीवार पर चस्पा किया है
ये ज्ञापन प्रशासन के माध्यम से सरकार तक पहुंचे। जोधपुर में भी प्रदेश में बढ़ते अपराधों के मद्देनजर भाजपा ने हल्ला बोल प्रदर्शन किया। जिला अध्यक्ष देवेंद्र जोशी के नेतृत्व में कलेक्ट्रेट पर आयोजित प्रदर्शन में बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ता पहुंचे। इस प्रदर्शन के बाद राष्ट्रपति के नाम कलेक्टर को ज्ञापन भी सौंपा गया। भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता अपनी जिला इकाइयों के तत्वाधान में महिला अत्याचार और महिला उत्पीड़न के खिलाफ सरकार को झकझोरने के लिए राज्यपाल महोदय को जिलाधीश के माध्यम से ज्ञापन देने जा रही है। लगातार ये घटनाएं बढ़ रही है और सरकार केवल अपनी सरकार बचाने के लिए, अपने मंत्री को खुश करने के लिए, अपने कार्यकर्ताओं को खुश करने के लिए, अपने वोट बैंक को सुरक्षित रखने के लिए सारी बातें, सारी कानून और स्थिति पर ध्यान छोड़कर उसी स्थिति में लगी हुई है। हल्ला बोल का यह कार्यक्रम भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश नेतृत्व के निर्देश पर आज जोधपुर में भी आयोजित किया गया है। प्रदेश में जिस तरह से अपराध की घटनाएं बढ़ी है, बलात्कार की घटनाएं बढ़ी है, सामान्य जन भय में जी रहा है। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी का एक कर्तव्य था कि हम राज्य सरकार का, महामहिम राज्यपाल का ध्यान आकर्षित करते हुए आज आम जनता के बीच में दलित हमारी बहनों माताओं के साथ जो अत्याचार हो रहा है उसको आम जनता के सामने लाएं। प्रदेश में लगातार बढ़ रहे अपराधों के विरोध में भाजपा की ओर से गंगानगर में भी हल्ला बोल आंदोलन का नेतृत्व पूर्व मंत्री सुरेंद्र पाल टीटी ने किया। उन्होंने कहा कि प्रदेश में युवाओं में नशाखोरी की प्रवृत्ति को रोकने और कानून व्यवस्था बनाए रखने में सरकार पूरी तरह से विफल साबित रही है। इस प्रदर्शन के बाद स्थानीय प्रशासन को ज्ञापन भी सौंपा गया। आज किसान की इतनी दुर्दशा है, नहर में पानी नहीं है, आज 1600 क्यूसेक पानी मिल रहा है, बजाई कैसे होगी। मूंग 4500-5000 रुपये में बिक रही है, कोई रजिस्ट्रेशन नहीं, कोई खरीद नहीं। नरमा 4500 रुपये बिक रहा है, कोई गवर्नमेंट प्रबंध नहीं कर रही खरीदने का। राज्य सरकार ने गिरदावरी तक देना बंद कर दिया। राजस्थान के अंदर महिलाओं पर जरूर से ज़्यादा अत्याचार, सबसे ज़्यादा प्रतिशत इनका यही। SC पर, महिलाओं पर आए दिन रेप के केस, दूसरे केस। राजस्थान सरकार हर मोर्चे पर विफल है। जो इन्होंने वादे किए पूरे नहीं। कानून व्यवस्था बिल्कुल लाचार और भ्रष्ट हो चुकी है। इन सभी मुद्दों पर हमने राज्यपाल महोदय के नाम ज्ञापन दिया है। भारतीय जनता पार्टी की सांसद रंजिता कोली की अगुवाई में भरतपुर में भी प्रदेश में बढ़ रहे दुष्कर्म की घटनाओं के विरोध में प्रदर्शन किया गया। इस अवसर पर सांसद कोली ने कहा कि राजस्थान में महिला उत्पीड़न की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं। उन्होंने सरकार पर कानून व्यवस्था को सुधारने का में नाकाम रहने का आरोप लगाया। उसके लिए हमने ज्ञापन दिया है राज्यपाल जी को। जिस तरीके से आज हमने ये देखा है कि हमारे जिले में कहीं ना कहीं से हर रोज एक घटना होती दिखाई दे रही है और अपराधी बढ़ रहा है और आम जन में विश्वास घट रहा है और अपराधी का विश्वास बढ़ रहा है। तो मैं ही यही कहना चाहती हूँ कांग्रेस सरकार से कि आप जो काम कर रहे हैं वो गलत है। दलितों के लिए आप इस तरीके के बस फॉर्मेलिटी के लिए आप लोग केस को दर्ज करते हैं, उसके बाद अपराधी को भी नहीं पकड़ पाते हैं और ना उसके बारे में कोई कार्रवाई करते हैं। तो मैं इतना ही कहना चाहूंगी कि कांग्रेस सरकार अगर मोर्चा नहीं संभाल पा रही है तो कांग्रेस सरकार को रहने का कोई अधिकार नहीं है, उनको इस्तीफा दे देना चाहिए। अलवर जिले के थानागाजी सामूहिक दुष्कर्म मामले में स्पेशल जज SC/ST न्यायालय ने 5 आरोपियों को दोषी करार दिया है। फिलहाल सजा की बिंदुओं पर बहस हो रही है, इसके बाद फैसला सुनाया जाएगा। गौरतलब है कि अलवर जिले के थानागाजी और तालवृक्ष के बीच 26 अप्रैल साल 2019 को एक महिला के साथ दुष्कर्म की घटना हुई थी, जिसमें पुलिस ने एक नाबालिग सहित 6 आरोपियों को हिरासत में लिया था। कोरोना काल में व्यापारी आर्थिक मंदी से उभारने और रोजगार उपलब्ध करवाने के लिए राज्य सरकार ने एक नई पहल की है। इसके तहत सिरोही जिले में एक नया औद्योगिक क्षेत्र विकसित किया जा रहा है, जिसमें इमिटेशन ज्वेलरी से संबंधित कार्य होगा। इसके लिए प्रशासनिक और तकनीकी कार्यों की मंजूरी जारी कर दी गई है। भारत सरकार के जल शक्ति मंत्रालय, पेयजल और स्वच्छता विभाग द्वारा आयोजित राष्ट्रीय निबंध प्रतियोगिता में विजेता रही भीलवाड़ा की छात्रा को केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सम्मानित किया। इस प्रतियोगिता में तीसरा पुरस्कार प्राप्त करने वाली छात्रा कोमल शर्मा का कहना है कि
पुरस्कार मिलने से उन्हें जल संग्रहण और स्वच्छता के क्षेत्र में और ज़्यादा काम करने की प्रेरणा मिली है। नाम रोशन कर दिया इस बच्ची ने। तो सर पहली जगह रोशन करते हैं। मुझे आज नेशनल अवार्ड से सम्मानित किया गया है, जो कि प्रधानमंत्री जी की तरफ से मुझे दिया गया है। आज हमारे वीसी के द्वारा मुझे ये वर्चुअल अवार्ड मिला है। मैं सबसे पहले धन्यवाद जिला प्रशासन, उपखंड अधिकारी, पंचायत समिति सबको धन्यवाद देके, और सबसे पहले और मैं अपने पेरेंट्स को धन्यवाद देना चाहती हूँ कि आज मुझे इतना काबिल बनाया कि मैं यहाँ तक आज आ सकी। और ये प्रधानमंत्री जी की तरफ से जो स्वच्छता ये अभियान चलाया है, उससे हमारा गांव काफ़ी प्रेरित हुआ है। हम बच्चों को ये टोलियाँ बनाकर गली गली में फिरते, ताकि बूढ़े बुजुर्ग सब प्रेरित हो, ताकि ना वो अपने गांव को इतना स्वच्छ बना सके कि एक ना एक दिन वो ऐसा दिन आ जाए कि पूरा इंडिया एकदम क्लीन हो जाए। छात्र जीवन में छात्रों को मिले इस प्रकार के पुरस्कार उनको भविष्य के लिए प्रेरित करते हैं। शुभकामनाओं के साथ बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। प्रदेश में आज पंचायत राज संस्थानों के तीसरे चरण के तहत मतदान हो रहा है। जिले की 49 ग्राम पंचायतों में मतदान अभी जारी है। जिला कलेक्टर पीयूष समारिया और पुलिस अधीक्षक मनीष अग्रवाल लगातार मतदान की मॉनिटरिंग भी कर रहे हैं। उन्होंने मतदान केंद्रों पर तैनात अधिकारियों और सुरक्षा कर्मियों को मतदाताओं द्वारा सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करवाने के निर्देश दिए। चुनेंगे जो बिजली हर तरह की सुविधा दे सके। तीसरे चरण के आज कुल दौसा जिले में पंचायत समिति रामगढ़ पचौरा और पंचायत समिति सिकंदरा में आज पोलिंग चल रही है। टोटल कुल 49 पंचायतें हैं। उसमें 7:30 बजे मतदान शुरू हो चुका है मॉक पोल के बाद। और जहां तक अभी तक व्यवस्थाएं जो हमने जायजा लिया, मैं और एसपी साहब ने, उसमें काफ़ी संतोषजनक प्रोग्रेस दिखी है। आशा करता हूँ आगे भी पूरा दिन ऐसे ही रहेगा। झुंझुनू जिले में भी पंचायती राज संस्थानों के तीसरे चरण में पंच सरपंच के लिए मतदान जारी है। जिले की मंडावा, पिलानी, सिंघाना पंचायत समिति में मतदान के लिए 365 बूथ बनाए गए हैं। मतदान के दौरान कोरोना महामारी को देखते हुए सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क लगाने की पालना करवाई जा रही है। मैंने पहली बार अपना वोट दिया है और मैं चाहूँगी मैं जिसको सरपंच और पंच को वोट दूँ तो वो गांव का विकास कर सके और सबको अपने साथ लेकर चले। आज मैं मेरा पहला वोट डालने जा रही हूँ ग्राम पंचायत के सरपंच को उम्मीदवार चुनने के लिए, और मैं उस उम्मीदवार को चुनूँगी जो अपने गांव को विकसित और शिक्षित दोनों बनाएगा। करौली जिले की हिंडौन सिटी की 39 ग्राम पंचायतों में 192 मतदान केंद्रों पर सरपंच और वार्ड पंच के लिए चुनाव हो रहा है। मतदान केंद्रों पर सुबह से ही मतदाताओं की कतारें लगी हुई हैं। इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का विशेष ध्यान रखा जा रहा है। केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने राजसमंद में वर्तमान वैश्विक परिदृश्य में अणुव्रत आंदोलन के महत्व पर आयोजित एक कार्यक्रम को संबोधित किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि बाल संस्कार निर्माण के लिए अणु विभाग के कार्यों को नई शिक्षा नीति से जोड़कर बाल संस्कार निर्माण की दिशा में और अधिक कार्य किए जा सकते हैं। लाइब्रेरी में इनकी देखने भी आया हूँ, अवलोकन करने आया हूँ। ये इतना अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर है बाल संस्कार निर्माण का, तो हम न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत भी इसको जोड़ सकते हैं। देश भर के बच्चे अलग अलग स्कूलों के यहाँ आए, आसपास का टूरिस्ट डेवलप होगा, बच्चे आएंगे, ये स्थान डेवलप होगा, और वैल्यू बेस्ड एजुकेशन का जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया है मोहनलाल जी जैन साहब ने, उसका उपयोग होगा और ये स्थान आगे बढ़ेगा। ऐसा आज का आने का मेरा उद्देश्य है। मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में अणुव्रत जो दर्शन है उसे हम और व्यापक रूप में आगे बढ़ा पाएंगे, और देश भर में इसकी करीब 150 ब्रांचेस हैं। तो हम कोशिश कर रहे हैं कि उनके माध्यम से नई जो शिक्षा नीति आई है उसके माध्यम से हम कैसे जो ह्यूमन वैल्यूज़ हैं उनको बच्चों तक हम ले जा सकें। अपने रचनात्मक कार्यक्रमों के माध्यम से हम ये भी कोशिश कर रहे हैं कि जो राजनीति में जो एक स्थिति हम देख रहे हैं उसमें हम कैसे वैल्यूज़ को साथ जोड़ सकें, क्योंकि जब तक हम इस पे निरंतर चर्चा नहीं करेंगे तब तक ये आगे नहीं बढ़ पाएगा।
राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल की ओर से पर्यावरण सूचना प्रणाली हब द्वारा प्रकाशित न्यूज़लेटर का विमोचन किया गया। समारोह को संबोधित करते हुए बोर्ड के अध्यक्ष पवन कुमार गोयल ने बताया कि इस न्यूज़लेटर में प्रदूषण नियंत्रण मंडल की तमाम गतिविधियों का ब्यौरा दिया गया है। इस अवसर पर पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने पर्यावरण संरक्षण में आमजन की भागीदारी बढ़ाने पर भी बल दिया। प्रदूषण नियंत्रण मंडल का मुख्य कार्य नियामक संस्थान के रूप में कार्य करना है और राज्य में एयर एंड वाटर पोल्यूशन को विद इन द नॉर्म्स रखना, नियंत्रित करना है ताकि जनता को स्वच्छ वायु और स्वच्छ जल मिल सके। उद्योग लगाने में या किसी भी प्रकार की इकाई लगाने में प्रदूषण नियंत्रण मंडल की तरफ से कोई बाधा नहीं आए, बल्कि हम उनको फैसिलिटेट करें। उसके तहत हमने कई तरह के नीतिगत निर्णय लिए हैं और संस्थानों की जो पेंडिंग जो हमारे यहाँ कंसेंट एप्लीकेशंस हैं उनकी पेंडेंसी काफ़ी कम रह गई है और नियंत्रण मंडल द्वारा जो प्रयास किए जा रहे हैं, अभिनव प्रयोग किए जा रहे हैं, जो इनोवेशंस किए जा रहे हैं, उनकी जानकारी आम जनता तक और सभी स्टेक होल्डर्स तक पहुंचाने के लिए आज आप सबकी उपस्थिति में ये न्यूज़लेटर का हमने प्रारंभ किया है और हम क्वार्टरली इस न्यूज़लेटर को आप लोगों के माध्यम से और सबके माध्यम से आम जनता तक पहुंचाएंगे। डीडी राजस्थान पर प्रसारित सभी समाचार आप हमारे YouTube चैनल राजस्थान DD न्यूज़ पर भी देख सकते हैं। इसके अलावा खबरों के अपडेट के लिए हमारे ट्विटर हैंडल @DD न्यूज़ राजस्थान को फॉलो कर सकते हैं। और आइए बुलेटिन के अंत में एक बार फिर नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस शिखर सम्मेलन को किया संबोधित। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के उत्तरदायी इस्तेमाल पर दिया जोर। प्रदेश के जोधपुर, बीकानेर, कोटा और भरतपुर संभाग के नगरीय क्षेत्रों को मिली 1371 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं की सौगात। नगरीय विकास मंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए किया लोकार्पण। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रदेश में कोरोना संक्रमण और जन आंदोलन की समीक्षा की। कहा, प्रदेश में जन आंदोलन नो मास्क नो एंट्री अभियान का लोगों के बीच हो रहा है अच्छा खासा असर। अलवर जिले के थानागाजी सामूहिक दुष्कर्म मामले में स्पेशल जज SC/ST न्यायालय ने 5 आरोपियों को दिया दोषी करार। थोड़ी देर में फैसला आने की है संभावना। और प्रदेश में पंचायती राज संस्थानों के तीसरे चरण के तहत मतदान जारी। मतदान के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का रखा जा रहा है विशेष ध्यान। इस घंटे के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। ताज़ा अपडेट के लिए आप बने रहें DD राजस्थान के साथ। नमस्कार।